सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आई है, जिसमें मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से डेट अनाउंस कर दी गई है और तैयारियों के हवाले से भी हतमी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई हैं। अभी हमने आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर की थी कि एक मरासला जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया कि हतमी तौर पर जो तैयारियां अब उनका आगाज़ कर दिया जाए। तो ये एक किस्म की एक्साइटेड न्यूज़ भी है, एक किस्म की थ्रिलिंग न्यूज़ भी है। जितनी भी सियासी जमातें थी उनका भी एक ही मुतालबा था। अब किसी न किसी हद तक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हर जगह पे हमें नजर आ रही है। इसी सारी सूरत हाल पर हम सबसे पहले बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो सालाना इंतखाबात हैं उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और इसकी पोलिंग की जो डेट है वो 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ होंगे, हम उनसे जानते हैं कि इसकी क्या तैयारियां हैं, क्या इसका प्रोसीजर होगा। जुल्करनैन, आप हमारे साथ हैं तो हमें बताइएगा कि क्या सिस्टम होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल तो अब जारी हो गया है। देखिए शाइस्ता, तमाम जो रजिस्ट्रीज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम शहरों में वहाँ पर पोलिंग होती है। बहावलपुर में भी पोलिंग का इनेकाद किया जाता है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा वोटर्स लाहौर में हैं, तो लाहौर के जो नताइज हैं वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इस इंतखाबात के ऊपर। कराची में, इसके अलावा कोयटा में और पेशावर में भी और एबटाबाद में भी जो हाई कोर्ट की ब्रांच है उसके अंदर भी पोलिंग का इनेकाद किया जाता है। वहाँ से भी नताइज आते हैं और शाम तकरीबन 9 से 10 बजे तक ऐलान हो जाता है कि कौन सुप्रीम कोर्ट बार का नया सदर होगा। इस बार की अगर बात करें तो कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। लाहौर की बारी है इस दफ़ा सदारत के लिए। तो जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, आसमा जहांगीर तो अब दुनिया में नहीं रही, अलबत्ता उन्हीं के नाम से वो ग्रुप चल रहा है। आज़म वज़ीर तारड़ उसके मेन सरबराह हैं। हसन भून उनके अलावा हैं जो फैसला साजों में हैं। उनके जानिब से शहजाद शौकत जो साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनका नाम दिया गया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हामिद खान ग्रुप की जानिब से मियाँ अब्दुल कद्दूस होंगे। इस इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा चुकी है। जो वोटर्स की हतमी फहरिस्त है आइंदा चंद रोज़ में वो भी जारी हो जाएगी, जिसके बाद से 29 सितंबर से कागजात नामजदगी का मरला शुरू होगा। 6 अक्टूबर तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे, जिसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद फिर पोलिंग का अमल जो है वो 31 अक्टूबर का होगा। हर साल जो अक्टूबर की आखिरी तारीखें होती हैं, चाहे 30 हो चाहे 31 हो, उसमें इलेक्शन शेड्यूल ये बाकायदा जो उसके ऊपर पोलिंग होती है और सितंबर में बाकायदा जो शेड्यूल है उसका ऐलान कर दिया जाता है। उसी तरीके से इस शेड्यूल का भी ऐलान किया गया है। ठीक है, और अब इस सारी सूरत हाल में ये जो इंतखाबात हो रहे हैं यकीनी तौर पर जुल्करनैन ये खासी अहमियत के हामिल भी होंगे। जी बिल्कुल शाइस्ता, क्योंकि इस वक्त जो माहौल एक मुल्क में चल रहा है, खासकर पाकिस्तान बार काउंसिल जिस अंदाज में पहले पॉलिटिक्स करती रही, उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बार के साथ उनके इख्तलाफात भी चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट बार ने पटिशन्स भी काफ़ी सारी दायर कर रखी हैं 90 रोज़ में इंतखाबात के हवाले से, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के हवाले से। इस सूरत में अभी इस वक्त जो सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, उनको तहरीक इंसाफ और हामिद खान ग्रुप की हिमायत हासिल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर ये एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो उनके मुखालिफ है। अब पाकिस्तान बार के अंदर उनके मुखालिफिन का जो है वो हुकूमत है और जो पाकिस्तान बार में आज़म वज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप है वो हावी है इस वक्त। तो बड़ी अहमियत का हामिल होगा, बड़ा टफ मुकाबला देखा जा रहा है इस सूरत हाल में, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट बार की कमान जिसके पास आएगी वो आगे किस तरीके से तमाम केसेस को लेकर चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार ये दो वो बॉडीज हैं, हर बड़े मुकदमे में जो कानून से रिलेटेड हो, आइन से रिलेटेड हो, इनको नोटिस करके इनकी राय ना सिर्फ अदालतें लेती हैं मुकदमात में, बल्कि उनकी राय को बहुत वैल्यू दी जाती है जजेस की जानिब से। तो बड़े अहमियत का हामिल ही होगा कि कौन सी जमात का या किस ग्रुप का जो सदर है वो आता है और वो बॉडी क्या अपनी पॉलिसी इख्तियार करती है। 184(3) के मुकदमात खासकर इंतखाबात के हवाले से, जैसा सुप्रीम कोर्ट बार पहले भी इस हवाले से पटिशन्स दायर कर चुकी है और खासकर फौजी अदालतों के हवाले से भी उनको नोटिस है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी उनको नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप लाइनअप होने इस हवाले से आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि ये बहुत ही अहमियत के हामिल है इलेक्शंस। नाज़रीन, अभी हम आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं कि सुप्रीम से पीडीएम के दौरे हुकूमत में होने वाली जो नैब तरमीम थी उनको कलअदम करार दिए जाने के बाद अब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। नैब ने एहतसाब अदालतों से रुजू भी कर ली है और इन केसेस का रिकॉर्ड भी मांगा था, जो कि पेश भी कर दिया गया। आज एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी अब वापस ड्यूटी पर बुलाया गया है।
दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि FIA ने भी तमाम सूबों के इंसदादे बदउनवानी महकमों, बैंकिंग कोर्ट्स और पुलिस को खतूत लिखे हैं कि वो तमाम मुकदमात नैब को भेज दें जो उन महकमों को नैब तरामीम की वजह से वापस भेजे गए थे। और अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1800 बंद केसेस को अब अमली तौर पर दोबारा खोला है, जो कि एक बड़ी बात है। नैब ने एहतसाब अदालतों से ये दरख्वास्त की है कि नैब की जानिब से दोबारा अदालतों में भेजे जाने वाले उन तमाम केसेस की समाअत की जाए। अब मामला यह है कि इन केसेस के दोबारा खुलने से कई अहम शख्सियात पर दोबारा क्या मुश्किलात के दरवाजे खुल जाएंगे, और ऐसी सूरत हाल में जब इंतखाबात का वक्त भी करीब आ चुका है, क्या हिदायत जारी की गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम अब्बासी। एहतशाम, ये बताएगा कि ये सारे केसेस जो अब खोले भी जा रहे हैं, और अभी आप हमें अपडेट भी दे रहे थे कि हिदायत जारी की गई हैं और कुछ रिकॉर्ड पेश भी कर दिया गया है, कुछ शख्सियात के नाम भी सामने आ गए हैं जिनकी केसेस खुले हैं और उनका रिकॉर्ड और उनके अब केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर भी होना शुरू हो गए हैं। जी शायद देखें जी, नैब तरमीमी एक्ट के बाद जो करप्शन थी 50 करोड़ से कम जो है वो करप्शन नहीं थी, वो अब करप्शन है। वो दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो साबिक चीफ जस्टिस ने फैसला दिया उसको कलअदम करार दे दिया। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है चेयरमैन नैब ने लेटर लिखा है नैब अदालत को। उसके बाद आज जो चीज़ें सारी सामने आई हैं, अदालत नंबर 1 में तो जज मौजूद थे, 2 और 3 में जो है वो अमला भी मौजूद नहीं था। आज सारा अमला आ गया है, तमाम वो अदालतें जो अब बहाल हो गई हैं। केसेस की जो तादाद है तकरीबन 81 की जो है तादाद है, वो तमाम केसेस का जो है रेफरेंस है वो अब दोबारा खोल दिए गए हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो अहम पेशरफ्त हुई है, मौजूदा जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ हैं, उनको जो है इस हवाले से तलब कर लिया गया है, नोटिस हो गया है। उनके साथ साथ रुबीना खालिद हैं, लोक विरसा केस में, उनको भी जो है नोटिस हो गया है। 4 तारीख रखी गई है। और अब जो नज़र आ रहा है नैब की जो अदालतें जो बड़े अरसे से बंद पड़ी थी, मुल्ज़मान आते थे, सिर्फ उनकी हाज़िरी लगाई जाती थी, या फिर हम जो भी खबरें देते थे कि रेफरेंस वापस हो गया, फलाना रेफरेंस वापस हो गया। अब जो है नज़र आ रहा है कि तमाम रेफरेंस वापस आ गए। और अब जो डेली की रूटीन में आपको केसेस सुनने पड़ेंगे और आपको नज़र भी आएगा कि एहतसाब अदालतों से अब बड़े बड़े फैसले होने हैं, क्योंकि वो तमाम केसेस जो उस एक्ट के बाद वापस जो है इदारे को चले गए थे, अब वो अदालत के अंदर पहुँच चुके हैं। आज जो है फाइलों की जो है एक बड़ी जो है गाड़ी भर के वहाँ पे लाई गई है और वो जो फाइलें अदालतों के अंदर पहुँचा दी गई हैं। तमाम वो रिकॉर्ड जो करप्शन का रिकॉर्ड है वो अब अदालत के अंदर मौजूद है और अदालत जो है इन केसेस को डे बाई डे सुनेगी और इन पर फैसला करेगी। आज का जो है आप देख लें कि इसमें जो है यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उसमें मुफ्ता इस्माइल हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनकी जो फाइलें हैं वो यहाँ से नैब के अदारे को चली गई थी, अब वो अदालत के अंदर आ चुकी हैं। और अब इस पर जज मोहम्मद बशीर और उसके साथ साथ जो दूसरे जज साहिबान हैं वो इन केसों को सुनेंगे। नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उनसे भी जो हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि इन केसेस पर जो है फास्ट जो है ट्रायल होगा और जितने भी जो फैसले होंगे वो जल्द अज जल्द किए जाएंगे। जी, तो ये जो लिस्ट मौसूल हुई है, इस लिस्ट में किन किन के नाम है इनिशियली जिनके केसेस सबसे पहले खुलेंगे, जिनकी डिटेल सबसे पहले मांगी गई हैं, या आप ये बताना चाह रहे हैं कि सारे जितने भी केसेस हैं मजमूई तौर पर उनकी फाइलें पहुंच गई हैं, उनका रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया है? जी, फाइलें तो तकरीबन सब जितने भी केसेस हैं जो करप्शन के केसेस हैं सबकी फाइलें जो है वो पहुंचा दी गई हैं। अब जो सबसे जो फास्ट अब देखें उसमें राजा परवेज़ अशरफ का जो है वो उनका वो रेंटल पावर जो केस है उसके जो आज ही जो है नोटिस हो गया है। उसके साथ साथ जो रुबीना खालिद हैं उनका लोक विरसा वाला जो केस है उसमें भी आज ही नोटिस हो गया है। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े सारे नाम हैं ये इन्हीं दिनों में इनके नोटिस हो जाएंगे और इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक नाम को पहले कर लें एक को बाद कर लें। ये फाइल जो सामने आती जाएंगी और इनको नोटिस होते जाएंगे। और जो नैब के जो लोग हैं काम हैं उनका यही कहना है कि हमने इन केसेस पे जल्द अज जल्द जो है, क्योंकि ऑलरेडी इन केसेस पे तकरीबन आधे से ज़्यादा काम हो चुका था, कुछ ऐसे केसेस थे जिन पे फैसले होने लगे थे और उस वक्त जो तरमीमी एक्ट के तहत एक फैसला आ गया था जो पार्लियामेंट ने किया था कि 50 करोड़ से जो कम जो है करप्शन के जो केसेस हैं वो नैब अदालत उनको नहीं सुन सकती। और उसमें क्या हुआ था कि वो सारे केसेस जो नैब का इदारा उसको भेज दिए गए थे। फिर मुतलका जैसे ये FIA के केस हैं, एंटी करप्शन के दूसरे, वो मुतलका इदारों को केस भेज दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक वो ऐसा हुआ नहीं था। उससे पहले ही जो है ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने 50 समातें हुई हैं और अब 7 दिन का जो वक्त दिया था वो आज 7वां दिन था। और आज जो है बड़ी तेजी से नैब के लोग आए, बड़ी उनकी टीम के जो है बड़े ज़्यादा मेंबर आए, उन्होंने गाड़ियां भर के लाई, वो सारी फाइलें अदालत के अंदर पहुंचा दी गई हैं। और अभी इसमें नजर आएगा, आप देखेंगे कि दिन ब दिन जो है ये फाइलें जो है खुलेंगी और ये केस खुलेंगे। इनमें बहुत सारा काम हुआ है। यही जज साहब हैं जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने इस केस को जो है बड़ी हद तक सुना हुआ है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं और क्योंकि आप बता रहे हैं कि इससे पहले जो है काफ़ी हद तक काम कंप्लीट भी हो चुका था, तो अब
इन केसेस को निमटने में ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं। थैंक यू सो मच। एहतशाम अली अब्बासी और जुल्कनैन इकबाल हमारे साथ और हमें बता रहे थे कि ये जो केसेस अब खुल गए हैं इनमें किन किन के नाम है, कौन कौन सी शख्सियात हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करते हैं और थोड़ी डिटेल्स इस हवाले से लेते हैं कि अब ये जब सारी शख्सियात एक मरतबा फिर नैब के ज़ेरे अताब होंगी, केसेस खुलेंगे, फैसले होंगे, तो आने वाली इलेक्शन जिसकी डेट अनाउंस भी हो चुकी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से ये असरअंदाज हो सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, माहिर कानून हैं राजा खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हुई है कि सबसे पहले ये कानून कलअदम करार दिया गया जो कि बनाया गया था सियासतदानों की जानिब से, अब वही इसके शिकंजे में आ रहे हैं। दूसरी जानिब एक बड़ा मामला अहम ये भी है कि अब क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, इन्हीं लोगों ने जाकर कंपेन चलानी थी, यही वो लोग हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं, अब यही करप्शन के केसेस के नीचे होंगे। क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में होगा क्या? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था और फैसला ये था कि जो अमेंडमेंट्स थी नैब एक्ट के अंदर की गई, तो वो सारी अमेंडमेंट्स को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था जी। ठीक हो गया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इकरार दिया था कि 7 दिनों के अंदर ये सारे केसेस जो वापस भिजवा दिए गए थे मुख्तलिफ कोर्ट्स में, ये ज़हन में रखें कि ये कानून खत्म नहीं हुआ था टोटली सिरे से, या ये केसेस सिरे से खत्म नहीं हुए थे। जो पहले वाली मैं बात कर रहा हूँ कि अमेंडमेंट्स के नतीजे में केसेस मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुए थे, ठीक, लेकिन जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है उनके अंदर भिजवाए गए कि नैब ऑर्डिनेंस के तहत या नैब के अंदर जो तरमीम की गई उसके तहत अब इनकी समाअत, सपोज के जी 50 करोड़ तक अगर उसकी लिमिट थी, 50 करोड़ तक के केसेस की समाअत नैब की कोर्ट्स नहीं कर सकेंगी, या इस तरह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ था वो उससे पहले मुल्ज़म पे था कि मुल्ज़म बताए बिल्कुल कि ये पैसे वो कहाँ से उसने इकट्ठे किए, ये रकम कहाँ से लेके आया, ये मनी कहाँ से उसने जमा की। तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया था प्रोसिक्यूशन पे। वैसे जो कानून का मुसलमा असूल है वो यही है कि जो ओनस ऑफ प्रूफ है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, दैट ऑलवेज लाइज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी और द प्रोसिक्यूशन। तो अब वो तरमीम हो गई और वो प्रोसिक्यूशन पे आ गया था जी। ये सारी चीजें खैर ये लंबी तफसील है जी। उसे स्ट्राइक डाउन करके नैब के अंदर जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो तरमीम लाई गई थी उसे स्ट्राइक डाउन करते हुए वापस मुतलका कोर्ट्स में केसेस भिजवा दिए गए थे। केसेस कुल्ली तौर पे खत्म नहीं हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 7 दिनों के अंदर ये सारे केसेस वापस जो कोर्ट्स हैं नैब की अदालतें वहां पे भिजवाए जाएं और सारे मुल्ज़मान को नोटिस किए जाएं, वो उनमें हाजिर हों और वहीं से प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए जहां पे उसे रोका गया था। ठीक है खालिद साहब, अगर अब कोई फैसला सामने आया है, जिस तरह से आप और हम ये अब एज्यूम भी कर रहे हैं क्योंकि ये पहले ही प्रोसीडिंग चल रही थी, किसी हद तक ये कंप्लीट भी थी, इनको बीच में रोका गया था, अब अगर कोई फैसला सामने आता है तो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कौन सी ऐसी ठोस वजूहात पेश करना होंगी कि वो जितने भी लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं वो अपने आप को जो है इनोसेंट प्रूव कर सकें? अच्छा देखें ना, एक और बात है इसमें कि अभी तो ये ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट का और रिव्यू का ऑप्शन बाकी है। अगर रिव्यू हो जाता है ये और रिव्यू पिटीशन दाखिल होती है, उसके साथ स्टे मिल जाता है, तो ये कार्रवाई यहीं पे रुक जाएगी। फिर मुतलका कोर्ट्स इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगी और ना इनकी केसेस की समाअत कर सकेंगी। एक बात और इससे अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये है जी जी, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जी, की आइंदा तारीख 4 अक्टूबर है, तो उसकी समाअत हो जाती है। उसमें ये क्वेश्चन रेज होता है कि जो 10 अप्रैल 2023 को जो कानून पास हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सूरत में जी, कानून बरकरार रहता है और वहीं से उसकी इन्फोर्समेंट होगी जहां से वो पास हुआ था जिस डेट को। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस डेट के बाद जितने बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए गए और उन बेंचेस ने जो फैसले दिए उन फैसलों की जीत होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर सारे बेंचेस
करार पाते हैं जी कि उसका लॉ के पास होने के बाद जो बंदयाल साहब हैं वो उन्होंने इलीगली कॉन्स्टिट्यूट किए, फिर उनके सारे फैसले भी कलअदम हो जाएंगे। उनमें ये भी है, ठीक है, ये जो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से है, ये दो अपनी जगह मौजूद हैं। अब जो जहां तक इनोसेंस की बात है, तो इनोसेंस तो आपने साबित करनी है थ्रू एविडेंस। अगर किसी के पास मुलजम के पास, मैं मुलजम की बात कर रहा हूं, एक्यूज के पास सफिशिएंट है कि उसने जायज राय से ये पैसे इकट्ठे किए, रकम तो कमाई। वही मामला है सारा खालिद साहब की अपनी मनी ट्रेल साबित करना होगा कि आपके पास ये पैसा आया कहां से, करप्शन हुई कैसे। अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको प्रूव करना है। थैंक यू सो मच खालिद साहब हमारे साथ थे और सारे कानूनी अमूर के ऊपर इसके ऊपर बात कर रहे थे नैब रेफरेंसेस के हवाले से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। जैसा कि हम सुन रहे थे कि अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और अब क्योंकि इलेक्शन डेट भी अनाउंस हो गई है, तो हमने देखा है कि बड़ी क्विकली, बड़ी अर्जेंट बेस के ऊपर दोबारा से एक बार लंदन बुलाया गया है। मरियम नवाज साहिबा पहुंची हैं, शहबाज शरीफ पहुंचे, गो कि अभी कुछ दिन पहले वो वापस लौटे थे और एक मरतबा फिर उनको बुलाया गया। क्यों बुलाया गया है, क्या रीजंस हैं, क्या वहां पर दोबारा से अहम मीटिंग्स हो रही हैं? अब क्योंकि नैब का ये जो मामला है ये दोबारा ओपन हो गया है, इसकी वजह, इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदा अखलाक बाजू हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अखलाक, अभी ये जो एक क्विक विजिट है बड़ा अर्जेंट बेसिस पर, आप बताइएगा कि इसकी क्या डिटेल सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल शायद मुराद, जैसा कि आपका अभी सेगमेंट में देख रहा था जिसमें नैब तरामीम जो है उसको कलअदम करार देने के बाद केसेस खुल गए, तो इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है उन्होंने अपने भाई और अपनी बेटी को जो है वो फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर लंदन तलब कर लिया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो आज यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर लंदन में पहुंचकर वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जो नवाज शरीफ हैं वो साथ जोड़कर बैठे हैं। राय के मुताबिक नवाज शरीफ का अंदरूनी जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात है उसको खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है कि अब क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर का ऐलान कर दिया गया है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, तो उससे कबल ही जो है वो पाकिस्तान में उनकी पार्टी जो है उसमें इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। तौर पर जो ये इख्तलाफात हैं क्यों? अखलाक हमें क्विकली बताएगा कि इन रहनुमाओं के इख्तलाफात किस बात पर सामने आए हैं अभी अचानक से? शाहिदा शहजाद, इस हवाले से जो है वो पार्टी के जो सीनियर रहनुमा जो नाराज है उनका ये मौक़िफ़ है कि हमें किसी भी अहम जो फैसले हैं, फैसला साजी में हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पार्टी के कायद वतन वापस पहुंच रहे हैं, तो हमें भी उस हवाले से जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया और इस हवाले से तो ये रीजन सामने आई है। थैंक यू सो मच अखलाक। हमें थे कि अब ये जो एक लंदन यात्रा अचानक से हुई और उससे पहले जो नाराज रहनुमा है उनको मनाने का टास्क भी मियां साहब पहले भी दे चुके हैं। अभी हम आगे भी बात करेंगे प्रोग्राम में इन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शंस की डेट अब अनाउंस कर दी हैं, हतमी फहरिस्तें भी जारी कर दी जाएंगी, डीलिमिटेशन का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और तैयारियों के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मरासले जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अब किस तरह से जो केसेस खुले हैं नैब के वो किस तरह से असरअंदाज होंगे, लेकिन अब हमें ये देखना है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके ऊपर ये तलवार लटक रही है उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इसी पर हम तज्जिए के लिए कनेक्ट बहुत ही मोहतरम है सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच साहब। थैंक यू सो मच सुहेल साहब आपके वक्त का। हमें आपसे ये जानना है कि अब मामला बड़ा गंभीर हो गया है। सब कह रहे थे पहले कि इलेक्शन की डेट नहीं आ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा सख्त स्टैंड आया उसके ऊपर। अब डेट जब आ गई है तो दूसरी जानिब केसेस भी खुल गए हैं, होगा क्या आपके ख्याल में? देखिए जी, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि अगरचे डेट आ गई है लेकिन ना माहौल है इंतखाबी, ना नून लीग जो है वो अभी इस पोजीशन में है जब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आते कि वो कोई आगे कोई इलेक्शन कैंपेन करे और अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनल करे और कोई इंतखाबी फजा बनाए। पीटीआई जो है वो जेलों में बंद है, जो उसके पोटेंशियल बंदे थे जो इलेक्टेबल थे वो भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज है और पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में जाहिर है अभी इस पोजीशन नहीं है कि वो कोई मेजर कॉन्टेस्ट जो है वो लड़ सके। तो इसलिए तो अभी मेरा ख्याल है कि जो प्लेइंग फील्ड है वो अभी खिलाड़ियों से खाली है।
अभी खाली मैदान है। और दूसरी तरफ जो है वो नैब की तलवार जो है वो लटक रही है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू लेती है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में कोई फैसला करती है, या ये जो केसेस हैं ये इसी तरह चलेंगे दोबारा से, तो ये भी देखने वाला है। तो ये दूसरा, नवाज शरीफ के बारे में क्या वो वापस आएंगे और आके क्या अदालतों का क्या रवैया होगा, क्या उनको रिहाई मिलेगी, नाअहली खत्म होगी, या वो उसी तरह रहेंगे। तो ये सारे अभी सवालात जो हैं, बहुत दो जो तबके हैं उनकी तरफ इन सवाल उठ रहे हैं। एक ये है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या चाहती है, वो कब इलेक्शन चाहती है, और जाहिर है उसके लिए जो फजा इलेक्शन के लिए होती है वो अभी तक तो नजर नहीं आ रही। और दूसरा जो है वो कोर्ट किस तरफ जाती है, कोर्ट का जो है वो आइन से कितना करीब रहती है, जमहूरियत से कितना करीब रहती है, या वो निगरान हुकूमत को कुछ और वक्त जो है वो देते हैं। ये वो सारे सवाल हैं जिनका मेरा ख्याल है अगले चंद दिन में जो जवाब है वो आ जाएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज्यादा देर मेरा नहीं ख्याल के सब्र कर सकेगी। उनको जो सियासी पेंडिंग फैसले हैं, चाहे वो इलेक्शन की डेट हो, चाहे वो नाअहली का फैसला हो, चाहे नवाज शरीफ के बारे में फैसले हो, इमरान खान के बारे में फैसले हो, ये बारे में उनका कोई ना कोई व्यू सामने आएगा। और जब वो व्यू सामने आएगा जी सेट होगी कि क्या वो और एस्टेब्लिशमेंट एक तरह सोच रहे हैं नया चीफ जस्टिस आने के बाद, या वो अलग अलग सोच रहे हैं। अगर वो एक पेज पे नहीं है तो मामला तो फिर आइन का है ना, कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने का जो फैसला है, जो वक्त है, निगरान सेटअप का भी यही कहना है, निगरान वजीर आजम का, बाकी जितने भी इदारे, इलेक्शन कमीशन का भी, कि हमने तो आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, हम तो आए ही इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा स्ट्रांग है, राइट, और उसका जो फैसला है उसको जाहिर है रिजेक्ट करना या उसको ना मानना मुश्किल होगा। बंदयाल साहब के तो कई फैसले नहीं माने गए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इनका फैसला है वो ना माना जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो मानना होगा, और इसीलिए तो उनके फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, इन फैसलों का इंतजार करना होगा। थैंक यू सो मच सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद। हम कुछ बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में क्या सोच रही हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि अलायंस भी किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी जमात के सामने आ रहे थे। गो के पीपल्स पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था, उन्होंने डेट अनाउंस होने का वेट करना है और उसके बाद वो अपने अलायंस के हवाले से बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं MKM से अमीनुल हक साहब, हम उनसे जान लेते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुलाकात भी की, उन्होंने अपने इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया है। थैंक यू सो मच अमीन साहब आपके वक्त का। अभी इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, किस हद तक सेटिस्फाई हैं, क्योंकि सब इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि डेट अनाउंस हो जाए और फिर मामलात जो हैं वो आगे बढ़ें। आपको अभी भी कोई रिजर्वेशन तो नहीं है इस पूरे सिस्टम के ऊपर, सेटअप के ऊपर, जिस तरह से MKM ने पहले रखी थी अपनी? हाँ देखिए, जैसे जैसे इवेंट अनफोल्ड होता जाएगा मैं समझता हूँ कि चीज़ें सामने आती जाएंगी और MKM अपने हिसाब से अपने तासुरात और अपने रिजर्वेशन बताती रहेगी। लेकिन सो फार मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन डेट का, इलेक्शन वीक का जो ऐलान किया है कि जिस हफ्ते में गालिबन लास्ट वीक ऑफ जनवरी में इलेक्शन का ऐलान किया, ये खुशाइन बात है। MKM तो शुरू दिन से मुतालबा करती चली आ रही थी कि डिजिटल सेंसस को जो जिसे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने तस्लीम किया था, और उसके बाद 4 महीने चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि हमने रिक्वेस्ट की थी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और अपने मुख्तलिफ TV टॉक शो भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीने को थोड़ा एक्सक्यूज करे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी टाइम लाइन को एक्सक्यूज भी किया है। तो इसके ऊपर हमारा क्या तलबा है कि एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए थ्रू प्रॉपर डिलिमिटेशन। आप देखें कि इसी शहर के अंदर, इसी सूबे के अंदर 2003 में, 2008 में, 2013 में मेरिट के बुनियाद पे जब डिलिमिटेशन थी तो शहर के लोग कामयाब भी हो रहे थे। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पिछले 15 साल से हुकूमत के हिस्सा चली आ रही थी, उसने क्या किया था कि डिलिमिटेशन में तब्दीली लाई, जिसके बिना पर शहर का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज होने लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम चीज़ें जो है ये हुकूमत सिंध के सामने भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी, मुख्तलिफ हल्कों के सामने भी रखा है। और हमें इस बात की उम्मीद है कि अब जो डिलिमिटेशन गालिबन 30 नवंबर को जो लिस्ट आएगी, इसके अंदर इस शहर के लोगों का और जो नए वोटर का इंदराज हुआ, उन तमाम लोगों का ख्याल रखते हुए मेरिट की बुनियाद पर
एक डिलिमिटेशन की जाएगी। और MKM पाकिस्तान का वादा दो टोक मौक़िफ़ है कि हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ MKM के हवाले से माहौल बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। और MKM मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है। आपको सुनकर खुशी होगी कि जिसने इलेक्शन से ऐलान होने से पहले अपने 4 कौमी असम्बली के उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है, और जिसमें मेरा ख्याल है कि फ्रंट से मुस्तफा कमाल साहब जो हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और जैसे गुजरते दिन के साथ बाकी उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो हम तो अपने अवाम, अपने वोटर, अपने सपोर्टर के दरमियान मौजूद हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस बात की पूरी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में MKM बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करेगी। ये तो फिर बड़ी खुशाइन बात है कि डीलिमिटेशन वाला जो आपका एक मसला था वो भी रिजॉल्व होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात जिस तरह से आपने जिक्र किया डिजिटलाइजेशन का, अभी जो बात होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर होगी, तो ये RTS के निज़ाम के ऊपर तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि नताइज लेट हो जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है वो ये बताया कि ये बड़ा इम्प्रूव्ड और अपडेटेड सिस्टम है। देखिए 2018 के इलेक्शन में प्रॉब्लम क्या हुआ था? 2018 के इलेक्शन में शाम के 6 बजे के बाद कम अज कम शहरी सिंध में MKM के पोलिंग एजेंट को उनके पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया था, और उसके बाद हमने देखा शाम के 7 साढ़े 7 बजे RTS सिस्टम बैठ गया था, और इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं था। और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि गालिबन कोयटा का रिजल्ट, डेरा बुक्टी का, जलमुक्सी का, थरपारकर का रिजल्ट आ रहा था, लेकिन इस शहर का रिजल्ट जो 24 घंटे गुजरने के बाद नहीं बल्कि 48 घंटे गुजरने के बाद रिजल्ट अनाउंस किया गया था। तो उस वक्त हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह मौजूद थी। अभी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल में पार्लियामेंट ने तब्दीली क्या की है। जो बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जिसे कहते हैं कि RO को और PO को पाबंद किया, खास के PO को पाबंद किया गया है, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, कि वो इलेक्शन खत्म होने के फौरी बाद रात के 2 बजे तक लाजमी तौर पे रिजल्ट RO तक जमा करा दें, और अगर रात के 2 बजे तक वो रिजल्ट जमा नहीं कराते हैं तो उनको दोबारा मेक श्योर किया गया कि सुबह 10 बजे तक उन्हें लाजमी जमा कराना। लेकिन अगर रात के 2 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो वक्फा होगा उसको हर घंटे के ऊपर उनको रिपोर्ट लिख के देनी पड़ेगी कि वो कहाँ थे, किस जगह पे मौजूद थे और क्या रीजन था। तो मैं समझता हूँ कि एक हमने जिसे कहते हैं कि एक तलवार लटकी है, उनके ऊपर लटकाई गई है ताकि साफ और शफाफ इंतखाबात पे। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन अमीनुल हक साहब आपसे ये कि इत्तेहाद का ऐलान भी आपने कर दिया, आपने बता दिया कि अब MKM एक वाहिद जमात है जिसने अपने इलेक्टेबल्स के नाम भी बता दिए हैं, मुंतखब भी कर लिए हैं, तो अब इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी बता दें, और इत्तेहाद आपका क्या अभी भी बरकरार है और बरकरार ही रहेगा लास्ट डेट तक JUI के साथ? देखिए 2 चीजें अगर MKM के हिस्ट्री उठा के देखेंगे पिछले 35 साल से गालिबन सूबे सिंध के अंदर 10 कौमी सूबाई असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। उन तमाम इलेक्शन में तो 2 चीजें रही हैं कि MKM हमेशा भारी अक्सरियत से कामयाब रही है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो MKM के डायनेमिक रही है कि हमने आज तक कभी सियासी पार्टी के साथ कोई इलेक्शन अलायंस नहीं किया है। हाँ, हमने लोकल पैमाने पे, चाहे वो कराची की बाहर का एरिया, आउटस्कर्ट ऑफ कराची हो या इंटीरियर सिंध हो, लोकल पैमाने पे हमने सीट एडजस्टमेंट जरूर किए। इस दफा चूंकि पूरे शहरी सिंध के अंदर, पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता, पीपल्स पार्टी की करप्शन, नाहली और बेसी के बिना पर, और लोग मेरा ख्याल है खुद फोर्थ कमिंग है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये एक माहौल बनता जा रहा है अंदरूनी सिंध में भी, फंक्शन लीग के हवाले से, JDA के हवाले से, JUI के हवाले से। तकरीबन हमारे उनके साथ बातचीत हुई है, उनके लोग भी हमारे ऑफिस आए, और MKM के आला सतह वफदी JUI को और JDA के दफातर का दौरा किया। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम बिल्कुल आपस में मिल के बैठेंगे, और हमारी ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से कोई ऐसा फार्मूला चाकआउट कर ले जिससे हम मेक श्योर कर सकें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत को किसी भी सूरत में इस दफा सूबे सिंध में हुकूमत बनाने से रोका जाए। राइट सर, थैंक यू सो मच अब आपके वक्त का। और अभी हम स्टैंड ले लेते हैं जमात इस्लामी का भी। जमात इस्लामी भी बहुत प्रोएक्टिवली इस सारे मामले पर काम कर रही थी, और क्योंकि अब डेट अनाउंस हो गई है तो आगे क्या लहमल होगा जमात इस्लामी का, खुद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी सर, ये बता दें कि अब जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जमात इस्लामी कहां खड़ी है, कैसे करना चाहती है तैयारियां, और क्या इस सिस्टम के ऊपर, इस पूरे निज़ाम के ऊपर, डिजिटलाइजेशन क्योंकि अब हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात या मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिन पर अभी बात होना बाकी है? देखिए, हमारा कि
90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। और जब पंजाब में और KPK में हुकूमत खत्म हो गई है, उसके बाद भी हमारा मौक़िफ़ यह था कि एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और जनरल इलेक्शन हो। लेकिन बहरहाल अब अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर ही लिया है तो हम इसको वेलकम करते हैं और खैर मकदम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि माजी की तरह इलेक्शन तो होते हैं और इलेक्शन के बाद फिर लोग तहफ़्फ़ुज़ात का, एतराज़ात का इजहार करते हैं, इससे कि शफाफ नहीं होते हैं। तो इस बार हम इलेक्शन कमीशन राब्ता मुनक़ता हो गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे, और उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है वो खुशाइन चीज़ है, लेकिन एक मसला ये है पहले भी कि साफ और शफाफ इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी पहले भी बात करती थी, और अब भी जब डिजिटलाइजेशन का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया गया है मुल्क की तारीख में पहली बार, तो इसको भी इतना सिस्टमेटिक और इतना अच्छा होना चाहिए कि नताइज ताख़ीर का शिकार ना हो, इसके अंदर कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम बात होती है कि अगर नताइज डिले हो जाते हैं, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, तो फिर इससे बहुत से शुकूक व शुबहात, बहुत से इबहाम हैं जो सामने। सिराज साहब, मैंने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी जब इलेक्शन के हवाले से जो नताइज होते हैं वो डिले हो जाते हैं, तो फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों में एक हलचल भी होती है, फिर ये भी ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर खुदा न खास्ता कुछ गलती हो गई है, कोई गलत प्लान बन गया है। बस हम समझते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत बर वक़्त होना चाहिए था और आईन के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है तो होना चाहिए कि एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना ले। और हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपने हलफ का पास रखते हुए एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तानी आवाम को देंगे, उसका नाम तारीख में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा अगर वो इस तरह करने में कामयाब हो जाए। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ हमारे पास आ गया है। और नाज़रीन, ये बात हो रही थी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन की डेट क्योंकि अनाउंस हो गई है। थैंक यू सो मच सिराजुल हक साहब हमारे थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है आज के प्रोग्राम में, और ये एक पब्लिक अवेयरनेस की खबर भी है कि हमारे ज़ाती मोबाइल फ़ोन से जो हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, इसके अंदर से हैकर्स की जानिब से हमारे डेटा तक एक्सेस ले ली गई है थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशंस। हम जब अपना डेटा फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ से हैकर्स डाटा उठाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसको सेल करते हैं, एक इश्तिहार लगाते हैं कि शहरियों का पर्सनल डेटा बराए फ़रोख्त है। उसकी कीमत क्या रखते हैं ये नहीं जानते, लेकिन 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका पर्सनल डेटा एक वेबसाइट पर मौजूद है, और उस वेबसाइट की जानिब से ये इश्तिहार लगाया गया है कि आप इस डेटा को ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर आपके सारी डिटेल्स मौजूद होंगी, और ये भी बताया गया है कि इंटरनेट पर इसकी कीमत जो है वो मांगी जा रही है 2 बिटकॉइन में इसको किसी ना किसी हद तक बताया जा रहा है कि अब इसको सेल किया जा रहा है, डीलिंग की जा रही है। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। हम इसके बारे में डिटेल्स ले लेते हैं। बोलिए उसके नुमाइंदा सालिक शाह हमें इस हवाले से मजीद बताएंगे। सालिक, इसकी क्या स्टोरी की डिटेल्स हैं, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो स्कैम सामने आया था गुज़िश्ता रोज होटल सॉफ्टवेयर एक जो कंपनी बना रही सर्वर, उसके सर्वर पर अटैक किया था, साइबर क्राइम में अटैक किया गया था हैकर्स की जानिब, जिसके बाद उन्होंने उनका 22 लाख कस्टमर्स का डेटा वहां से हैक करने के बाद उन्होंने डार्क पेपर फ्रॉक्स के लिए रख दिया है। इस हवाले से जराये का ये कहना है कि हैकर की जानिब से 2 बिटकॉइन मांगे गए हैं जिनकी वैल्यू पाकिस्तानी रकम में कुछ 54 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। एक बिटकॉइन जो है उसकी जो वैल्यू है पाकिस्तानी 27 ये बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जरा ये भी बता रहे हैं कि इंटरनली जो है FIA साइबर क्राइम तक अभी तक किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं पहुंची, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि साइबर क्राइम ने अपने तय जो है इस केस की इंक्वायरी शुरू कर दी है ताकि मालूमात की जा सके कि ये हैकर्स कौन है जिन्होंने इस सर्वर पर अटैक करने के बाद जो पूरे जो पाकिस्तान के जितने भी होटल्स है जो वहाँ पर उस सर्वर पर जो होटल्स मौजूद है, रेस्टोरेंट कैफेज जो मौजूद है, वहाँ पर जो जाने वाले कस्टमर्स थे उनका डाटा, उनके ट्रांजेक्शन, उसके कार्ड और उनके सालिक आप हमारे साथ ही रहिए। अभी इस बारे से बात कर लेते हैं। जैन कुरैशी साइबर लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जैन, आपका बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ सामने आई है। इससे पहले हम डिफरेंट तरीके की चीज़ें सुनते थे, लेकिन अब एक डेटा तक रसाई हासिल कर लेना एक होटल के सिस्टम के थ्रू और फिर उसकी कीमत मांगना, ये तो ब्लैकमेलिंग भी है, साइबर अटैक भी है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि किस तरह के कवानीन है, किस तरह से इनको पकड़ा जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो मामला है
इसमें जो कोई विक्टिम क्या अभी तक कोई सामने आया है, और अगर कोई विक्टिम सामने आया है तो वो विक्टिम जो है वो किस तरीके से उसको विक्टिमाइज किया गया है। क्या किसी शख्स का जो जिसका डाटा लीक हुआ है या जिसका डाटा जो है वो शेयर किया गया है, उस शख्स की स्टोरी क्या है, क्या उसने रिसेंटली किस रेस्टोरेंट को विजिट किया था या उसने रिसेंटली किस मार्केट को विजिट किया था, और कैसे जो है वो डाटा जो है उसको कहाँ कहाँ उन्होंने अपना डाटा प्रोवाइड किया था और किस तरीके से जो है वो डाटा शेयर किया गया है। पहले तो ये चीज देखना और जानना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखते हैं कि आम तौर पे बहुत दफा रेस्टोरेंट्स में जब हम जाते हैं तो हमसे बाज़ औक़ात फीडबैक लिया जाता है, जिसमें हम जब भी फीडबैक देते हैं तो उससे पहले नाम प्रोवाइड करना पड़ता है, मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, ईमेल एड्रेस, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है आमतौर पे ये किसी बहुत कम रेस्टोरेंट्स में मैनुअली जो है आप किसी पेज के ऊपर या किसी पर आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। तो ये देखना होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन हैं ये जो क्या मैनुअली डाटा किसी से शेयर किया गया है, या कोई जो जैसे मिसाल के तौर पर बहुत दफा ऐसा भी होता है लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनके मोबाइल नंबर और उनके ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो ले लिए जाते हैं, और बाद में फिर उन लोगों को उन ब्रांड्स की तरफ से या उन रेस्टोरेंट्स की तरफ से मैसेज भी आ रहे होते हैं जिनमें डिस्काउंट जो डील्स हो रही होती हैं उनके बारे में भी हम जिस स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं इसके अंदर 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स जो हैं उनका डेटाबेस हैक किया गया, जिसके अंदर शहरियों के क्रेडिट कार्ड के नंबर है, मोबाइल नंबर हैं, और उसे एक इश्तिहार के तौर पर एक सैंपल के ऊपर वेबसाइट पर लगाया भी गया है। देखिए अब इस चीज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इसमें मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि कोई भी जो इस चीज का विक्टिम है जिसका डाटा शेयर किया गया है, सबसे पहले तो उस विक्टिम का सामने आना जरूरी है। क्योंकि देखिए जब भी कोई क्रिमिनल केस जो भी कभी भी किसी चाहे किसी फोरम पे चलता है या अदालतों में चलता है तो उसमें जो विक्टिम होता है उसका सामने आना जरूरी होता है, जो आके बताता है कि उसका डाटा किस किस्म का जो है वो हैक किया गया है या उसको इलीगली इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा कोई भी विक्टिम जब सामने आता है तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो ऑब्वियसली दिस स्टेज होगी जो भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं। ठीक है, अभी तो ज़ैन इस हवाले से कोई जो आप बता रहे हैं ना कंप्लेन, वो तो फिजिकली नहीं आई, लेकिन सालिक बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जिन्होंने ये खबर हमें बताई है वो कह रहे हैं कि कोई अपडेट है उनके पास। जी सालिक बताइएगा। कंपनी है जिनके सॉफ्टवेयर था, उन कंपनी की जो ऑनर है साद जांगड़ा, उनका इस बात का हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने आया है, जिनका ये कहना है कि उनकी कंपनी का डेटा जो है वो सिक्योर है और वहाँ पे किसी भी किस्म की ब्रीच नहीं किया गया और ना ही वहाँ पर जो हैकर्स की वहाँ पे रिसाई हुई है। दूसरे जानिब उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया है कि जो उनका जो सर्वर पे जो डेटा मौजूद था उसके अलावा क्लाइंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है और बैंक की जो डिटेल्स है वो भी मुकम्मल तौर पर सिक्योर होने का उन्होंने दावा किया है। लेकिन जो हैकर्स हैं उन्होंने तमाम चीज़ें जो उन्होंने डार्क वेब पर फोक लिए रखी, उसमें हम ये देख सकते हैं कि सर्विस में तमाम चीजें मौजूद हैं, कस्टमर्स का डेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच सालिक, आप हमें अपडेट करे थे इसके हवाले से, और जैन भी हमारे साथ साइबर लॉ एक्सपर्ट। और नाज़रीन, हम जब भी अपनी इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह पर शॉपिंग के मकसद से, हमें बहुत ही मोहतात रहना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अभी तो इसकी खबर आ गई है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, डेटाबेस हैक नहीं हुआ और हैकर्स ने कोई भी अटैक इस हवाले से नहीं किया। शो का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।